एंडीज के ये विशाल पहाड़ पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी पूरी फुर्सत में इन्हें तराशा हो। सूरज की पहली किरण जब इन बर्फीली चोटियों को चूमती है तो लगता है मानो भगवान ने धरती पर अपना सिंहासन बिछा दिया है। लेकिन जरा गौर से देखिए, इस जगह पर जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं। एक तरह से ये वो कब्रिस्तान है जो जिंदगी और इंसानियत में से एक को चुनने पर मजबूर कर देता है और उसी भगवान पर सवाल खड़े कर देता है जिसकी ये अद्भुत कारीगरी है। कहानी की शुरुआत उरुग्वे देश में रग्बी के मैदान से होती है, जहां ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की टीम का मैच चल रहा है। हम देखते हैं रॉबर्टो कैनेसा को, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन थोड़ा जिद्दी है। मैच के आखिरी पलों में वो बॉल पास करने के बजाय खुद गोल करने की कोशिश करता है और टीम मैच हार जाती है। मैदान के बाहर उसके दोस्त उसे खरी खोटी सुनाते हैं कि उसको बॉल पास करनी चाहिए थी। तभी टीम का कप्तान मार्सेलो पेरेज सबको शांत कराता है। दरअसल उन्हें कल ही मैच के लिए चिली के सैंटियागो जाना है। मार्सेलो सबको याद दिलाता है कि हार जीत छोड़ो, असली मजा तो कल की ट्रिप में है। सफर पर निकलने से पहले सभी दोस्त चर्च जाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है नुमा तुर्काती से। नुमा एक लॉ का स्टूडेंट है और स्वभाव से बहुत ही शांत और समझदार है। जहाँ बाकी लड़के मस्ती में चूर हैं, नुमा की आंखों में एक गहरी शांति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। चर्च के बाद कुछ दोस्त रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। माहौल जश्न का है। वे इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें बहुत कम पैसों में चिली जाने का मौका मिला है। दरअसल उन्होंने एक फेयर चाइल्ड FH227 चार्टर्ड प्लेन बुक किया है जो काफी सस्ता पड़ा। इसके बाद नुमा अपने घर पर आता है जहां वो अपने पालतू कुत्ते के साथ रहता है। नुमा एक होनहार वकील बनना चाहता है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर है। वो भी कल अपने दोस्तों की जिद पर मैच के लिए जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये अपने दोस्तों के साथ घूमने का एक आखिरी मौका है। इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। एयरपोर्ट पर उस सुबह एक अजीब सी हलचल थी। कोई अपने पिता के कंधे लगकर भविष्य के सपने बुन रहा था तो कोई पहली बार अपनी माँ की छांव से दूर एक नई जगह देखने जा रहा था। कुछ के लिए ये सिर्फ एक ट्रिप थी और कुछ के लिए ये खुद को साबित करने का आखिरी मौका। 40 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स, कुल 45 लोग प्लेन में सवार होने से पहले फोटो खिंचाते हैं। नुमा के नजरिए से देखें तो वो वहाँ खड़े ज्यादातर लोगों को नहीं जानता था। फिर भी उन अजनबियों की आंखों में अपने परिवार के लिए जो प्यार था उसने नुमा को अंदर तक छू लिया। 12 अक्टूबर 1972 को मॉन्टेवीडियो से चिली जाने के लिए प्लेन उड़ान भरता है और कुछ ही घंटों में अर्जेंटीना को पार कर लेता है। जैसे ही विमान अर्जेंटीना के मैदानी इलाकों से एंडीज के उन विशाल बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ा, अंदर का नजारा किसी पिकनिक जैसा था। कार्लिटोस मजे में सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था, कोई ताश के पत्तों से बाजी जीत रहा था तो कोई उस छोटे से कैमरे में उन आखिरी खुशियों को कैद कर रहा था। तभी प्लेन को एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। सब ठिठक गए। एक साथी ने माहौल को हल्का करने के लिए वैज्ञानिक तर्क दिया, घबराओ मत, नीचे अर्जेंटीना की गर्म हवाएं हैं और सामने एंडीज की ये बर्फीली हवाएं। जब ये आपस में टकराती हैं तो ये एयर पॉकेट्स बनते हैं। हमारा प्लेन इन्हीं के बीच से गुजर रहा है। उसने समझाया कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इनके ऊपर से जाना नामुमकिन है, इसलिए पायलट उन पासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ ऊंचाई कम है। उनके बीच बातें होती है कि यहाँ पहले भी कई विमान खो चुके हैं, लेकिन इस पर सब हंसते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन नुमा की नजरें खिड़की के बाहर जम गई थी। उसे बादलों के बीच पहाड़ बहुत करीब लगने लगे थे। तभी अचानक हंसी के फव्वारे खौफनाक चीखों में बदल गए क्योंकि विमान का संतुलन बिगड़ रहा था। वैक्यूम इफेक्ट की वजह से ऊंचाई पर उड़ रहा प्लेन एक झटके में सैकड़ों फीट नीचे आ गया। सबकी सांसें हलक में अटक गईं क्योंकि सामने मौत का विशालकाय सफेद पहाड़ था और प्लेन की ऊंचाई कम। पायलट ने इंजन को पूरी ताकत से खींचा पर बहुत देर हो चुकी थी। मौत अब कोई डर नहीं बल्कि एक हकीकत थी जो खिड़की के पार खड़ी घूर रही थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर तिनके की तरह टूट गया। प्लेन का मुख्य हिस्सा फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। चीखें सन्नाटे में बदल गईं। लोगों के सिर फट रहे थे। हड्डियां सूख चुकी लकड़ी की तरह कड़क कर टूट रही थी और कुर्सियां खिलौनों की तरह एक दूसरे पर गिर रही थीं। हादसे के बाद जब धूल और धुएं का गुबार शांत हुआ तो चारों ओर सिर्फ मौत का सन्नाटा था। नुमा की आंखें खुली तो उसके कानों में सिर्फ बर्फीली हवाओं की सरसराहट थी। प्लेन के चीथड़े उड़ चुके थे और 45 में से करीब 13 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे। पर इस नरक के बीच एक उम्मीद जागी। रॉबर्टो, वो सिर्फ एक रग्बी चैंपियन नहीं था बल्कि मेडिकल का छात्र भी था। अपनी चोटों की परवाह किए बिना वो घायलों की मदद करता है जितना वो करने में सक्षम था। नुमा को पायलट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह मलबे में फंसा हुआ था। पायलट के मुंह से बस कुछ धुंधले शब्द निकल रहे थे। वो अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था पर वो साफ कुछ कह नहीं पाता। यहाँ नैंडो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश नाकाम रही। अब उन्हें नहीं पता कि उनके साथ इस जगह क्या होने वाला है। जब एंडीज के उन पहाड़ों पर सूरज ढला तो असल खौफ शुरू हुआ। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। वो ठंड ऐसी नहीं थी जो सिर्फ शरीर को कंपा दे, वो ऐसी थी जो रूह को जमा दे। बिना किसी कंबल, बिना आग और बिना कपड़ों के वे लोग मलबे के एक छोटे से हिस्से में एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे। उस रात कई और लोगों ने ठंड के आगे दम तोड़ दिया। उनकी आखिरी सांसें बर्फ में ही जम गईं।
सूरज की पहली किरण ने जब पहाड़ों को छुआ तो मंजर और भी भयावह था। नुमा और उसके साथी बाहर आए तो उनकी आंखों के सामने मील दर मील तक फैली सिर्फ बर्फ की चादर थी। ऊंचे ऊंचे डरावने पहाड़ उन्हें घूर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे कहाँ हैं। वे तो बस एक सफेद बिंदु मात्र थे उस विशाल रेगिस्तान में। वे बातें करने लगे कि उनके कुछ दोस्त तो प्लेन के पिछले हिस्से के साथ ही पहाड़ों की ऊंचाइयों में कहीं खो गए। वे बातें करते हैं कि नैंडो गहरी बेहोशी में था और उसकी हालत नाजुक थी। रॉबर्टो और मार्सेलो ने फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अनुशासन चाहिए। उन्होंने मलबे के अंदर से सामान हटाकर घायलों के लिए जगह बनानी शुरू की। वे एक एक करके अपने उन दोस्तों के शवों को बाहर निकालने लगे जो कल तक उनके साथ हंस रहे थे। उन बेजान जिस्मों को बर्फ पर रखना किसी सजा से कम नहीं था, पर उस ताबूत जैसी जगह में जिंदा लोगों के लिए जगह बनाना अब उनकी मजबूरी थी। मलबे के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने का सामान मिला, चॉकलेट के चंद टुकड़े और बिस्किट, उन्हें उन लोगों में बांट दिया गया जो अब एक समाज बन चुके थे। दिन ढलते ही उम्मीदें भी ढलने लगी थी। रातों को एंडीज की बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वे मलबे के सुराखों को सूटकेसों और फटे हुए कपड़ों से ढक देते थे। कैप्टन मार्सेलो सबको दिलासा देता है कि कल मदद जरूर आएगी, वे हमें जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन उसका दोस्त फिटरो जानता था कि ये सिर्फ खोखली तसल्ली है। ऐसी खूबसूरत जगह पर सिर्फ सपनों में ही जी सकते हैं। यहाँ जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह नैंडो को होश आ गया, लेकिन होश आते ही उसे खबर मिली कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसकी छोटी बहन सुजी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो पल याद कीजिए जब वे एयरपोर्ट पर थे। माँ, बेटी और बेटा एक खुशहाल भविष्य की ओर जा रहे थे। वही माँ अब बर्फ के नीचे दफन थी और भाई अपनी मरती हुई बहन का हाथ थामे बेबस बैठा था। जिंदा रहने की जद्दोजहद जारी थी। एक लड़का टीन के टुकड़े पर बर्फ रखकर उसे सूरज की हल्की गर्मी से पिघलाने की कोशिश कर रहा था ताकि पीने का पानी मिल सके। उन्होंने बर्फ पर एक विशाल क्रॉस बनाया ताकि आसमान से कोई उन्हें देख सके। तभी अचानक आसमान में गूंज सुनाई दी, एक प्लेन। सबकी आंखें चमक उठी। वे चिल्लाए, हाथ हिलाए, जैकेट फहराई, हम बच गए, हम बच गए, चीखने लगे। लेकिन वो प्लेन वो बिना रुके बादलों के पीछे ओझल हो गया और खुशी का वो गुब्बारा एक पल में फूट गया। वे सोचने लगे कि शायद उन्होंने कोई गलती की, शायद वे उन्हें देख नहीं पाए। उन्होंने समय बिताया और अगले दिन सिर्फ दूर से जहाज की आवाज आई। उन्हें समझ आ गया कि सर्च टीम अब कहीं और उन्हें ढूंढ रही है। कैप्टन मार्सेलो ने ये बात बाकी घायलों से छिपाने को कहा, क्योंकि उम्मीद ही वो इकलौती चीज थी जिसने उन्हें अब तक जिंदा रखा था। 6 दिन बीत चुके थे। खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो गया था। नुमा और उसके साथी पहाड़ों की ओर देखते जहां प्लेन का पिछला हिस्सा गिरा था। उन्हें लगा कि शायद वहां बैटरी और कुछ खाना मिल जाए, लेकिन उस खड़ी बर्फीली दीवार पर चढ़ना खुदकुशी जैसा था। जब वे कुछ दूर चढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि इतनी ऊंचाई से उनका सफेद प्लेन नीचे बर्फ में एक छोटे से धब्बे जैसा दिखता है। पायलट उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। वापस प्लेन में लौटते ही भूख का विभत्स रूप सामने आया। जब कुछ नहीं बचा तो वे अपने ही चोट की सीखी परत खाने की कोशिश करने लगे। पेट की भूख जब दिमाग पर हावी होती है तो इंसान नहीं रहता, वो एक भूखा जानवर बन जाता है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी निगलने को तैयार है। फिटो दबी आवाज में रॉबर्टो से कहता है कि नैंडो पागल हो गया है। वो कह रहा है कि जिंदा रहने के लिए वो लाशें भी खा लेगा। लेकिन कड़वा सच तो ये था कि फिटो और रॉबर्टो भी मन ही मन जानते थे कि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। प्लेन के अंदर एक लड़के ने कैप्टन मार्सेलो से वो बात कह दी जिसे सब सोच रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। बाहर बहुत सारा खाना है, वे लाशें। मार्सेलो चिल्ला उठा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ने कहा कि ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। तभी एक लड़के ने कहा कि अगर भगवान है तो उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर नहीं है तो हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदा रहना ही हमारा पहला धर्म है। फिटो ने तार्किक होकर समझाया कि अगर वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो वे भूख से मर जाएंगे। उनके शरीर खुद को ही अंदर से खाने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस ठंडे मांस को काटेगा कौन। आखिरकार स्त्रोत भाइयों ने भारी मन से ये जिम्मेदारी उठाई। एक महिला ने रोते हुए साफ मना कर दिया कि वो ये पाप नहीं करेगी। नुमा भी द्वंद में था। वो कहता रहा कि ये गैर कानूनी है और बिना अनुमति के किसी के शरीर को छूना गलत है। पर फिट्टो फिर चिल्लाया, क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है। वे बाहर बर्फ में दफन लाशों के पास गए। सबसे पहले उनके कपड़े, जूते और सामान निकालकर अलग रखे गए, क्योंकि मरने वालों का सामान अब जिंदों की ढाल बनने वाला था। इसी बीच नैंडो ने देखा कि उसकी प्यारी बहन सुजी ने भी दम तोड़ दिया है। माँ के बाद बहन का जाना नैंडो के लिए ऐसा था जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी बर्फ हो गई हो। इस मंजर को देखकर सबसे युवा लड़के कोको ने अपने माता पिता के लिए एक खत लिखा। प्रिय माँ और पिताजी, मैं हादसे के 8 दिन बाद ये खत लिख रहा हूँ। मैं शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर हूँ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सफेद पहाड़ हैं और पास ही एक जमी हुई नीली झील। पर इस खूबसूरती के पीछे मौत छिपी है। हम अभी 27 लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन कब तक, ये सिर्फ इन पहाड़ों को पता है। उसने कहा, आज नैंडो ने अपनी बहन को खो दिया है। हम उसे बर्फ के नीचे दफन कर रहे हैं। रात का वो सन्नाटा एक बार फिर उन भूखे जिस्मों को निगलने के लिए आ गया।
9वां दिन सूरज तो निकला पर अपने साथ एक ऐसी सुबह लाया जिसने इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर मिटा दी। नुमा प्लेन के मलबे के एक कोने में सिमटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने धुंध थी और दिल में एक गहरी जंग चल रही थी। बाहर रग्बी टीम के कुछ साथी भारी कदमों से उन लाशों की ओर बढ़ रहे थे। ये काम सबसे मुश्किल था स्ट्रॉच कजिन्स के लिए। वे चट्टान के पीछे छिपकर शवों को चुनते और उन्हें काटते थे ताकि बाकी साथियों को ये न पता चले कि वे अपने किस दोस्त या किस अजीज को खा रहे हैं। हवाओं में आज खुशबू नहीं, एक अजीब सी सिहरन थी। पत्थर के उस पार जो हो रहा था उसने रूह को पत्थर बना दिया था। भूख जालिम थी पर उससे भी जालिम था वो निवाला जो कभी किसी का नाम था। नुमा के पास उसका दोस्त पांचों मांस का एक टुकड़ा लेकर आता है। वो उसे खाने के लिए मिन्नतें करता है पर नुमा का जमीर उसे इसकी इजाजत नहीं देता। वो अपना मुंह फेर लेता है। मौत को गले लगाना उसे इस मांस को खाने से ज्यादा आसान लग रहा था। तभी मलबे के बाहर से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। नुमा लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागता है। वहाँ एक पुराने रेडियो के पास सब जमा थे। जो उम्मीद उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए थी वो एक पल में राख हो गई। रेडियो पर आवाज गूंजी, 66 खोजी अभियान चलाए गए पर विमान का कोई सुराग नहीं मिला। अब रेस्क्यू मिशन बंद किया जाता है। अगले साल की शुरुआत में मलबे की तलाश फिर शुरू होगी। टीम का कप्तान मार्सेलो जो अब तक सबको तसल्ली दे रहा था उसने भरी आवाज में सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी उम्मीदें दी। अब हमें बचाने कोई नहीं आएगा। अगर जिंदा रहना है तो यही मांस हमारी आखिरी उम्मीद है। खा लो इसे और लड़ो अपनी आखिरी सांस तक। 3 साथी नुमा, गुस्तावो और मैस्पॉन्स एक आखिरी उम्मीद के साथ पहाड़ों की उस खड़ी दीवार की ओर निकल पड़ते हैं। उनका मकसद था प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना क्योंकि उन्हें रेडियो चलाने के लिए बैटरीज चाहिए। रास्ते में उन्हें विमान का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है लेकिन वहाँ जो नजारा था उसने उनके कलेजे को चीर दिया। बर्फ की उस सफेद चादर के नीचे वो चेहरे दफन थे जो कुछ दिनों पहले जीत के सपने देख रहे थे। वो दोस्त जिनकी हंसी से पूरा प्लेन गूंजता था आज बेजान पत्थर बन चुके थे। उनके ऊपर जमी बर्फ की परत चीख चीख कर कह रही थी कि एंडीज किसी को माफ नहीं करता। अभी तक पिछला हिस्सा नहीं मिला था जो उस विशाल बर्फीले टीले के दूसरी तरफ था। वे ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं जबकि नीचे मलबे के पास बैठे बाकी साथी उन्हें डर से कांपती नजरों से देख रहे थे। सूरज ढल चुका था और मौत का दूसरा नाम यानी रात शुरू हो चुकी थी। वहाँ ऊपर तापमान -60 डिग्री तक गिर गया। जम देने वाली उस बर्फीली रात ने उन्हें अपनी जकड़ में ले लिया। अगली सुबह वे तीनों किसी तरह बर्फ की परतों को फाड़कर जिंदा बाहर निकलते हैं। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वे वापस प्लेन के पास पहुंचे। उनकी हालत देख सबकी रूह कांप गई। उन्होंने टूटी आवाज में बताया कि ऊपर सिर्फ मौत का मंजर है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखी। आज उन्हें इस नरक में 17 दिन बीत चुके थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कब तक? कब तक वे अपने ही दोस्तों की बेजान लाशों को खाकर इस जलील जिंदगी को खींचेंगे? लेकिन इस घोर अंधेरे में नैंडो एक जलती हुई मशाल की तरह था। जहां बाकी लोग हार मान चुके थे, नैंडो हर दिन घंटों पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग करता। वो खुद को इतना मजबूत बना रहा था कि एक दिन इन पहाड़ों की छाती चीर कर बाहर निकल सके। नैंडो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यकीन था कि पश्चिम के इन जानलेवा बर्फीले पहाड़ों के उस पार चिली की हरी भरी वादियां और जिंदगी उसका इंतजार कर रही हैं। प्लेन के उस लोहे के मलबे के भीतर मौत की आहट को दबाने के लिए एक आखिरी महफिल सजी थी। जब बाहर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं, तब अंदर ये लड़के अपनी यादों के चिराग जला रहे थे। कोई अपने महबूब के लिए शेरो शायरी पढ़ रहा था तो कोई पुरानी मस्ती के लतीफे सुनाकर उस सन्नाटे को तोड़ रहा था। ये हंसी मजाक नहीं बल्कि पागलपन और भूख के खिलाफ एक दिमागी ढाल थी। वे इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फ पिघलेगी और वे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बर्फ का एक विशाल सैलाब उनके प्लेन पर टूट पड़ा। 1 सेकंड के भीतर वे सभी बर्फ के नीचे दफन हो गए। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। लोग बर्फ में जिंदा दफन हो चुके थे। मार्सेलो जो इस टीम का कप्तान था और अब तक सबको हिम्मत दे रहा था, वो भी बर्फ के नीचे दबा हुआ था। पर इस बार उसे ना तो ठंड लग रही थी और ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं था। खौफ की इंतहा तो तब हुई जब पता चला कि स्ट्रॉच भाई जो एकांत में जाकर मांस काटते थे ताकि किसी को पता ना चले कि वे किस दोस्त का हिस्सा खा रहे हैं, वे भी इस बर्फ में दम तोड़ चुके थे। इस हादसे में 9 साथी हमेशा के लिए खामोश हो गए। बाकी बचे हुए लोग अगले 3 दिनों तक उसी तंग अंधेरे और ठंडे मलबे के नीचे दबे रहे। न हवा थी, न पानी और न ही निकलने का कोई रास्ता। तभी समझदार नुमा पहली बार अपना आपा खो बैठा। उसे लगा कि वो घुट घुट कर मर जाएगा। वो पागलों की तरह पैरों से बर्फ हटाने लगा, चिल्लाने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ। उस काली गुफा जैसे मलबे में नुमा को ऊपर से आती सूरज की एक नन्ही सी किरण दिखाई दी। उस एक किरण ने मुर्दों में जान फूंक दी। सबने अपनी बची खुची ताकत झोंक दी। वे एक दूसरे को खींचकर बर्फ को फाड़कर बाहर निकलने लगे। जब वे बाहर निकले तो ताजा हवा उनके फेफड़ों में किसी अमृत की तरह उतरी। वे खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। वे बच गए थे पर अब वे और भी कम रह गए थे। बचे हुए साथियों ने मिलकर तुरंत उस दबे हुए प्लेन को वापस बर्फ से बाहर निकालने का काम शुरू किया। बर्फ के उस मलबे से बाहर निकलने की कोशिश में नुमा का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। गहरा घाव था
पर नुमा ने दर्द पीकर सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूँ, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नुमा की इस बात पर आर्तुरो ने जो जवाब दिया, उसने उस वक्त की हकीकत को आईना दिखा दिया। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक कड़वा सच था। उसने कहा, अब मेरा इस भगवान को देखने का नजरिया बदल गया है। मैं अब उस भगवान को नहीं मानता जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है। मेरे लिए अब ये टूटा हुआ प्लेन ही भगवान है, क्योंकि यही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा रहा है। जब रॉबर्टो अपनी चोटों को भूलकर मेरा इलाज करता है तो मुझे उसमें भगवान नजर आता है। मुझे नैंडो के ये पैर भगवान लगते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मीलों तक चलने की ताकत रखते हैं। मुझे डैनियल के वो हाथ भगवान लगते हैं जिनसे वो लाशों को काटता है ताकि हम जिंदा रह सकें। और मुझे फिटो में भगवान दिखता है, जो जब हमें मांस का टुकड़ा देता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि हमें ये पता न चले कि ये हमारे किस दोस्त का मांस है, ताकि खाते वक्त उस दोस्त का चेहरा हमारी आंखों के सामने ना आए। मेरा भगवान अब यही लोग हैं। खैर, वे सब मिलकर प्लेन को काफी हद तक बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। नैंडो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि धूप अच्छी है और अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कोको और बाकी साथियों ने उसे समझाया कि बिना तैयारी के निकलना खुदकुशी होगी। उन्हें नहीं पता कि चिली कितनी दूर है और बाहर एक भी रात खुले आसमान के नीचे बिताना मतलब मौत को दावत देना। उन्होंने तय किया कि वे 15 नवंबर तक रुकेंगे, जब ठंड थोड़ी कम होगी। वक्त रेत की तरफ फिसल रहा था। आज उन्हें यहाँ 34 दिन हो चुके थे। आर्तुरो की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पांचों ने भारी मन से रॉबर्टो को बताया कि आर्तुरो शायद अब सिर्फ 3 दिन का मेहमान है। रॉबर्टो और पांचो, जो दोनों मेडिकल के छात्र थे, बेबसी महसूस कर रहे थे। वे मेडिकल की पढ़ाई तो कर रहे थे, पर इस नरक में वे सिर्फ घावों को साफ कर सकते थे, किसी की जान नहीं बचा सकते थे। पांचो उसे रग्बी मैच वाला दिन याद दिलाता है। उस दिन मैदान पर सबसे तेज पैर तुम्हारे थे। तुम्हें हमारे लिए फिर से खड़ा होना होगा, तुम्हें चलना होगा। आर्तुरो की सांसें अब उस ठंडी हवा में भारी होने लगी थी और उसने दम तोड़ दिया। रॉबर्टो ने कांपते हाथों से उसकी जेब से वो चिट्ठी निकाली जो उसने अपने परिवार के लिए लिखी थी। उस कागज के टुकड़े में न सिर्फ आर्तुरो के शब्द थे, बल्कि उसके अपनों तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी थी। रॉबर्टो ने उसे संभाल कर रख लिया, इस वादे के साथ कि अगर कोई भी जिंदा बचा तो ये खत सही पते पर पहुंचेगा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। तय हुआ कि 4 सबसे मजबूत साथी, नैंडो, रॉबर्टो, एंटोनियो और नुमा, पूर्व की तरफ उस बर्फीली दीवार को पार करने निकलेंगे। उनका मकसद था प्लेन का पिछला हिस्सा, जहां उन्हें बैटरी और शायद कुछ और खाना मिल सके। उन्होंने अपनी हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कई परत कपड़े पहने और अपने दोस्तों के मांस का राशन साथ लिया। उन्होंने उस सीधी खड़ी बर्फीली ढलान को तो पार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ उतरना और भी खतरनाक था। तभी एक हादसा हुआ। नुमा का पैर फिसल गया और वो गहरी बर्फ में गिर पड़ा। उसके पैर का जख्म अब एक जहरीले इन्फेक्शन में बदल चुका था। रॉबर्टो उसे देखकर सहम गया और उसने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन नुमा की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसने कहा कि नहीं, तुम लोग पीछे नहीं मुड़ोगे, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें इस बार वहां पहुंचना है। मैं अकेला वापस प्लेन तक जा सकता हूँ। इसके बाद नुमा घिसटते हुए, बर्फ में रेंगते हुए अकेले वापस प्लेन की ओर मुड़ गया, ताकि उसके दोस्त बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सकें। जब वो वापस मलबे तक पहुंचा तो वो जिंदा तो था, पर उसकी रूह थक चुकी थी। इसी बीच मलबे के पास रह रहे साथियों में से एक और नाम कम हो गया, वास्को। याद कीजिए एयरपोर्ट का वो सीन जहां वास्को की हंसी सबसे तेज थी। वो खुश मिजाज लड़का जो क्रू का हिस्सा था, या शायद सिर्फ एक मुसाफिर जिसकी आंखों में चिली की वादियों को देखने की चमक थी। आज वो चमक बर्फ की सफेदी में कहीं खो गई। उस रात का सूरज एक बहुत भारी मन के साथ ढला। नुमा, जो सबका सहारा था, आज खुद सहारे की तलाश में था। सुबह जब नुमा की आंख खुली तो उसके सामने नैंडो था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। नैंडो ने उसे जो खुशखबरी दी, उसने नुमा की बेजान रूह में जैसे प्राण फूंक दिए। नैंडो और उसके साथियों को पहाड़ के उस पार विमान का पिछला हिस्सा मिल गया था। वहां उन्हें सिर्फ लोहे का ढेर नहीं मिला, बल्कि खजाना मिला। कपड़ों से भरे बैग, सिगरेट के पैकेट, रम की बोतलें, चॉकलेट और सबसे जरूरी चीज, भारी भरकम बैटरी। उन्हें लगा कि अब इन बैटरियों को रेडियो से जोड़कर वे दुनिया को अपनी आवाज सुना पाएंगे। शायद रॉय प्लेन के रेडियो को ठीक कर सके, क्योंकि उसने नॉर्मल रेडियो भी चलाया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां जाना होगा। तो रॉय और टिंटिन जैसे साथियों के साथ वे दोबारा उस पिछले हिस्से की ओर निकल पड़े। रॉय को यकीन नहीं था कि वो उसे ठीक कर पाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों के लिए वो चल पड़ा। कई घंटों के मुश्किल सफर के बाद वे वहां पहुंचे और बैटरियों के साथ रेडियो को जोड़ने की कोशिश की गई। तभी एक भयानक भूल हुई। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ और उम्मीदों का वो आखिरी चिराग भी जलकर राख हो गया। रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन उन्हें वहां लेदर के मोटे कपड़े मिलते हैं जो कई सारे हैं, वे काम आ सकते हैं। प्लेन पर वापस जाने से पहले इस टुकड़े पर उन्होंने लिखा कि अब वे 17 लोग जिंदा बचे हैं। आज है 24 नवंबर, यानी 42वां दिन।
इधर नुमा अब मलबे के अंदर लेटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पांचों जब उसे खाना देने लगता है तो उसने मना कर दिया। वो पांचों से अपनी बेबसी जाहिर करता है। जब से हम यहाँ फंसे हैं मैंने पूरी कोशिश की कि सबकी मदद करूं। उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज ये पैर, आज मैं किसी काम का नहीं रहा। वो उन पर बोझ बन गया है। पांचों उसे संभालने की कोशिश करता है। मीमो बोला, मुझे बहुत कुछ करना था पांचों, एक बड़ा आदमी बनना था, जिंदगी जीनी थी, अपनों से मिलना था, पर अब हिम्मत नहीं बची। पांचों उसके दुख को समझ गया। वो रोने को कहता है ताकि मन हल्का हो सके। वे दोनों साथ रोते हैं। रोना कमजोरी नहीं थी, बल्कि अपने भारी हो चुके दिल को हल्का करने का आखिरी जरिया था। यहाँ अब तीन दोस्त वापस लौटे और सबको बताया कि अब रेडियो कभी नहीं चलेगा। पर वे खाली हाथ नहीं आए थे। वे वो लेदर साथ लाए थे जिससे अब एक स्लीपिंग बैग बनाया जा सकता था। नैंडो ने रॉबर्टो से पूछा, हम यहाँ से कब निकल रहे हैं? रॉबर्टो ने जवाब दिया, जैसे ही ये बैग बन जाए। दिन बीतते गए। रेडियो पर सुनाई दिया कि ऑफिशियल्स एक आखिरी बार उन्हें खोजने के लिए प्लेन उड़ाएंगे, पर अब उन्हें उन पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि उन पहाड़ों के ऊपर से गुजरते जहाजों को ये छोटे इंसान कभी नजर नहीं आएंगे। रॉबर्टो फ्रस्ट्रेशन में कमजोर स्लीपिंग बैग फाड़ने लगता है, ये कहते हुए कि क्या वे सो सोकर चली जाएंगे, जबकि अंदर नीमो ये बदहाली देखकर लाचार था। दिसंबर की शुरुआत हुई। बर्फ थोड़ी पिघली और ऊपर बाज उड़ते दिखे। टिंटिन ने कैमरा उठाया और सबकी तस्वीरें खींचने लगा। वे सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी ट्रिप पर आए हों। उन तस्वीरों के पीछे एक दर्दनाक मंजर छिपा था। वे उन हड्डियों और मांस के टुकड़ों को छिपा रहे थे। वे फोटो इसलिए खींच रहे थे ताकि अगर वे मर भी जाएं तो दुनिया को पता चले कि वे आखिरी पलों में लड़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वे सिर्फ एक लाश बनकर नहीं गए। लेकिन 11 दिसंबर 1972 नुमा की हालत अब ऐसी थी कि मौत उसके सिरहाने खड़ी थी। उसने नैंडो का हाथ पकड़ा और बेहद भावुक होकर कहा, नैंडो, मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नुमा आशीर्वाद देता है कि वो जरूर जिंदा वापस लौटेगा। उसी रात 60 दिन की हिम्मत के बाद नुमा गहरी नींद में सो गया और फिर कभी नहीं जगा। 17 में से अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। नुमा के पास दोस्तों को एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसे पढ़कर सबकी आंखें फट पड़ी। उसमें उसने कहा, दुनिया में इससे बड़ा कोई प्यार नहीं हो सकता कि कोई अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। अब सब्र का बांध टूट चुका था। अपनों को एक एक करके बर्फ में दफन होते देखना अब नामुमकिन था। 12 दिसंबर 1972 को एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। 3 जांबाज नैंडो, रॉबर्टो और एंटोनियो ने फैसला किया कि वे अब मौत का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मौत को चुनौती देंगे। उन्हें पश्चिम की तरफ चिली जाना है। उनके पास लेदर का बना वो कीमती स्लीपिंग बैग था और करीब 1 हफ्ते का मांस का राशन। बाकी बचे साथियों ने भारी मन से पर एक उम्मीद के साथ उन्हें विदा किया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये पूरी सोसाइटी ऑफ द स्नो की आखिरी उम्मीद थी। उनका सफर शुरू हुआ एंडीज की उस विशाल दीवार पर जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था। दिन भर की हाड़ तोड़ चढ़ाई के बाद जब सूरज ढलता तो असली नर्क शुरू होता। वो रातें रूह कपा देने वाली थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक खौफनाक ढलान पर वे उस लेदर के बैग में एक दूसरे से चिपक कर लेट जाते। बाहर बर्फीली हवाएं भूखे भेड़ियों की तरह गरजती थी और नीचे हजारों फीट गहरी खाई उन्हें निगलने के लिए मुंह बाए खड़ी थी। 2 दिनों की जानलेवा मशक्कत के बाद उनके फेफड़े फटने को तैयार थे, लेकिन वे हार नहीं माने। आखिरकार वे उस विशालकाय चोटी के शिखर पर पहुंच गए। उन्हें लगा था कि ऊपर पहुंचते ही उन्हें नीचे चिली की हरी भरी वादियां और इंसानी बस्तियां दिखेंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ नजर डाली उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई हरियाली नहीं थी। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे। जहां तक नजर जाती सिर्फ सफेद और वीरान पहाड़, और उन पहाड़ों के पीछे और भी ऊंचे पहाड़। उनकी सारी हिम्मत टूट गई। वे वहीं बर्फ पर बैठ गए। उन्हें लगा कि वे कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना था, जबकि इन पहाड़ों के अंतहीन सिलसिले को पार करने में शायद 10 से 12 दिन और लगने वाले थे। रॉबर्टो हार मान चुका था, लेकिन नैंडो की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने रॉबर्टो का कंधा पकड़ा और कहा, हम वापस नहीं जा सकते रॉबर्टो। वापस जाने का मतलब है सिर्फ मौत का इंतजार करना। हमें आगे बढ़ना होगा। तय हुआ कि एंटोनियो वापस प्लेन के मलबे की तरफ जाएगा ताकि उसका खाना नैंडो और रॉबर्टो के काम आ सके और वे ज्यादा दिनों तक सफर कर सके। एंटोनियो उस विशालकाय पहाड़ से नीचे उतरा और 2 दिनों बाद लड़खड़ाते हुए वापस मलबे तक पहुंचा। जब उसने साथियों को खबर दी कि आगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो सबके चेहरे उतर गए। लेकिन एंटोनियो ने एक उम्मीद भी जगाई। नैंडो और रॉबर्टो ने कसम खाई है, वे अब वापस नहीं आएंगे। वे या तो चिली पहुंचेंगे या फिर रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। वे अब मौत से आखिरी जंग लड़ रहे हैं। उन विशालकाय एंडीज पहाड़ों के शिखर से जब नैंडो और रॉबर्टो ने नीचे देखा तो ऐसा लगा मानो कुदरत उनकी मौत का दस्तावेज लिख चुकी है। हर तरफ बस सफेद मौत का मंजर था। लेकिन उनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो उस बर्फ में जमकर गुमनाम मर जाना या फिर
आखिरी सांस तक लड़ना। 1 हफ्ता बीत चुका था। उनके शरीर कंकाल बन चुके थे, हड्डियां जवाब दे रही थीं और फेफड़ों में हवा की जगह आग महसूस हो रही थी। और वे नहीं रुके। वे उन विशालकाय पहाड़ों की ढलानों पर किसी चींटी की तरह रेंगते रहे। आखिरकार सफेद बर्फ का साम्राज्य पीछे छूटने लगा और भूरे रंग की पथरीली जमीन नजर आने लगी। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उनके साथियों की उम्मीदें उन्हें हार मानने की इजाजत नहीं देती। अगले दिन उन्होंने पहाड़ों के नीचे पहली बार एक झरना देखा। नैंडो और रॉबर्टो ने उस ठंडे पानी को ऐसे पिया जैसे वो अमृत हो। तभी नैंडो की नजर एक छोटे से मेंढक पर पड़ी। ये महज एक जीव नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वे जिंदगी की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। तभी रॉबर्टो की नजर नदी के उस पार एक घुड़सवार पर पड़ी। उनके सब्र का बांध टूट गया। वे पूरी ताकत से चिल्लाए, मदद, हम भूखे हैं। 10 दिनों के इस जानलेवा सफर के बाद उनकी आवाज आखिर किसी इंसान के कानों तक पहुंची थी। उस घुड़सवार ने एक पत्थर पर कागज और पेंसिल लपेटकर उनकी तरफ फेंकी। नैंडो ने कांपते हाथों से अपनी दास्तां लिखी और उसे वापस भेजा। जैसे ही वो संदेश हेड ऑफिशियल्स और सरकार तक पहुंचा, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस विमान को दुनिया 2 महीने पहले भूल चुकी थी, उसके 2 मुसाफिर मौत को मात देकर वापस आ गए थे। ये खबर आग की तरह फैल गई। वे अभी भी जिंदा हैं। एक छोटी सी झोपड़ी में नैंडो और रॉबर्टो को बैठाया गया। 72 दिनों के बाद पहली बार उनके सामने असली खाना था। पहली बार खाते वक्त खुशी थी। वहाँ मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्टर्स की चमकती फ्लैशलाइट्स और उनके अनगिनत सवाल। वे बस ये जानना चाहते थे कि कोई इंसान 72 दिनों तक उस सफेद नर्क में कैसे जिंदा रह सकता है। पर नैंडो और रॉबर्टो की खामोश आंखें कुछ और ही कह रही थी। वे उस कीमत को याद कर रहे थे जो उन्होंने और उनके दोस्तों ने इस आजादी के लिए चुकाई थी। जल्द ही आसमान में हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दी। नैंडो खुद उन हेलीकॉप्टरों में सवार हुआ ताकि वो पायलट को उस मलबे का रास्ता बता सके। उधर मलबे में फंसे बाकी 14 लोग पिछले 10 दिनों से घुट घुट कर जी रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उनके साथी जिंदा भी हैं या नहीं। तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजी, नैंडो और रॉबर्टो मिल गए हैं, वे सुरक्षित हैं और बचाव दल आ रहा है। उन सब के बीच खुशियों का सैलाब आ गया। लोग कल तक मौत का इंतजार कर रहे थे, आज वे आईने में अपना चेहरा देख रहे थे, बाल संवार रहे थे और अपनी टूटी फूटी चीजों को सहेज रहे थे। उन्होंने अपनी गंदी दाढ़ी और फटे कपड़ों की परवाह छोड़ दी, क्योंकि आज वे लाचार नहीं, विजेता थे। उन्होंने उन बिखरे हुए कंकालों और हड्डियों को देखा जिनके सहारे ये 14 लोग अब तक जिंदा थे। वो एक ऐसा सच था जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ना पाए। नदी के किनारे बैठा रॉबर्टो अपने साथ लाए हुए उन दोस्तों के सामान, घड़ियां, चेन, खत को देख रहा था। रेडियो पर जब उन 16 नामों की गूंज 2-2 बार सुनाई दी, तो उस मलबे के सन्नाटे में जैसे जिंदगी वापस लौट आई। अपना नाम सुनना उनके लिए सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि वे अब भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। तभी आसमान से वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरा जिसमें से नैंडो बाहर निकला। अपने मसीहा को देखकर वे सब टूट पड़े। वो जीत इतनी बड़ी थी कि आंखों के आंसू भी कम पड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर में बैठते समय एक साथी ने अपनी मासूमियत और जिद में वो पुराना बैग उठा लिया। पायलट ने मना किया कि वजन ज्यादा होगा, पर उस शख्स के लिए उस बैग में शायद उन दोस्तों की यादें थीं जो पीछे छूट गए थे। आखिर पायलट को झुकना पड़ा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, नीचे वो बिखरा हुआ सफेद मलबा छोटा होता गया। वो जगह जो देखने में किसी जन्नत जैसी खूबसूरत थी, पर अपनों को निगलने वाला एक बेरहम नर्क बन चुकी थी। एंडीज के वे पहाड़ अब पीछे छूट रहे थे, पर उनकी रूह हमेशा के लिए उन चोटियों पर अपना एक हिस्सा छोड़ आई थी। जब वे वापस पहुंचे तो वहाँ भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। माँ बाप, भाई बहन और बीवियों की चीखें और गले मिलना, वो दृश्य पत्थर को भी रुला दे। टिंटिन जब अपनी माँ के सीने से लगा तो माँ ने सिसकते हुए कहा, बेटा ये तो एक चमत्कार है। टिंटिन ने अपनी माँ की आंखों में देखा और धीमे से कहा, कैसा चमत्कार माँ? दरअसल जिन्होंने उन पहाड़ों में मौत के साथ हर पल सौदा किया है, उन्हें इस शब्द से नफरत है, क्योंकि ये कोई जादू नहीं था। उन्होंने भगवान के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं किया, बल्कि मौत को घुटनों पर लाकर अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखी थी। उरुग्वे वापस पहुंचते ही वे रातों रात हीरो बन गए। लोग उन्हें पदक देना चाहते थे, उनकी मिसालें दे रहे थे, पर उन 16 लोगों को इन पदकों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बस अपने घर, अपने बिस्तर और अपनी शांति चाहते थे। दुनिया का एक ही सवाल था, उन पहाड़ों में क्या हुआ था? उन पहाड़ों में क्या हुआ? डॉक्टर जब उनके लटकते हुए मांस और कंकाल बन चुके शरीरों को देख रहे थे तो वे हैरान थे और पूछते हैं वही सवाल कि उन पहाड़ों में क्या हुआ? जब उन्हें पहली बार नहलाया जा रहा था और महीनों की गंदगी साफ हो रही थी, तो पानी के साथ उनके जख्म भी बोल रहे थे। हर कोई बस यही कुरेदना चाहता था कि उन 72 दिनों की हकीकत क्या थी, वे कैसे बचे, उन्होंने क्या खाया। पर उस वक्त उन पहाड़ों का सच सिर्फ वे 16 लोग जानते थे, और वे 29 लोग जो अब कभी नहीं बोलेंगे। वो सच जो भूख, प्यास और रूह कपा देने वाली बेबसी से लिखा गया था। जब दुनिया उन 16 जीवित बचे लोगों से पूछ रही थी कि उन पहाड़ों में क्या हुआ था, तो उनके अपने भीतर एक अलग ही शोर मचा था। उनके मन में यह सवाल किसी खंजर की तरह चुभ रहा था कि आखिर हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों हुआ वो हादसा। आस्था और विश्वास की वो तमाम दीवारें उन 72 दिनों में ढह चुकी थी। नुमा, जो ईश्वर का सबसे बड़ा सिपाही था, जो हर मुश्किल में भगवान की मर्जी देखता था, वो आज उन पहाड़ों की बर्फ में दफन था। क्या ये भी भगवान की मर्जी थी? अगर खुदा हर जगह है, तो क्या वो उन बर्फीली रातों में हमारी चीख
चीखें नहीं सुन रहा था? नुमा जैसा नेक इंसान जो खुद को दूसरों के लिए मिटा गया, वो वापस क्यों नहीं लौटा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इस सच्ची कहानी का यही अंत होता है। उन असली तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। हम अलग अलग तरह की शानदार फिल्में आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।